नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज यानी 15 फरवरी 2024। दरअसल ये निर्णय तो पहले ही लिया जा चुका था। पिछले साल ही 2 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सहित 4 अन्य न्यायाधीशों की यानी कुल मिलाकर के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय पहले ही ले लिया था और अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज 15 फरवरी 2024 को तो सिर्फ ये निर्णय सुनाया गया है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय सुना दिया जिससे कि आगे की जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, चुनावी जो व्यवस्था है, उस पर असर पड़ेगा। तो महत्वाकांक्षी जो योजना थी चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि राजनीतिक पार्टियां उन चुनावी बॉन्डों को लौटा दें जो अभी तक उन्होंने कैश नहीं कराए हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या था। दरअसल सरकार ने काले धन पर चुनावों में, जैसा कि पहले से ही आप लोगों को पता होगा कि चुनावों में आजकल धन का प्रयोग बहुत होता है। चुनाव आयोग ने तमाम कोशिश करी कि खर्च पर नियंत्रण बना रहे, लेकिन अवैध तरीके से राजनीतिक दल, जिसमें कोई भी दल अछूता नहीं था, वो काले धन का प्रयोग करता था। इससे बचने के लिए वर्तमान सरकार एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आई कि जो काले धन का जो प्रयोग है इससे वो रुकेगा और पारदर्शिता आएगी चुनावी खर्चों में। जो राजनीतिक दल इधर उधर से चंदा ले लेते थे उसमें पारदर्शिता आएगी और वो एक तरीके से लीगलाइज्ड होगा। और इसी को लेकर के जो चुनावी बॉन्ड है वो लाया गया था। अभी हम लोग बाद में समझेंगे कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड था क्या, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो निर्णय आया है वो किस मुद्दे पर आया था। तो ये चुनावी बॉन्ड को लेकर के 4 याचिकाएं दाखिल की गई थीं और इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया था। इसमें जो प्रमुख जो एनजीओ थी वो एडीआर थी और इन याचिकाओं को सामूहिक रूप से निर्णय देते हुए चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी। यानी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, सरकार ने कोर्ट में ये दलील दी कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इससे लोगों के जानने के अधिकार पर असर पड़ेगा। दरअसल ये जो चुनावी जो बॉन्ड है इसमें गुप्त एक तरह से दान की बात करी गई थी। तो हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं ये सारी चीज़ें। निर्णय से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये चुनावी बॉन्ड स्कीम आखिर थी क्या। दरअसल 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत पेश किया गया था। इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था और ये माना गया था कि अगर राजनीतिक दलों को 1 नंबर का पैसा कोई व्यक्ति, संस्था या कॉरपोरेट देता है तो उससे पारदर्शिता आएगी कि धन का स्रोत पता चलेगा कि राजनीतिक दलों को कहाँ से पैसा मिल रहा है। और इसके लिए बाकायदे इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 शाखाओं में ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते थे।
अब इसको बहुत सीधे सरल शब्दों में समझ लीजिए कि राजनीतिक दलों को जो राजनीतिक चंदा मिलता था, पहले जो कॉरपोरेट्स होते थे वो नगद देते थे या अवैध तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करते थे, तो सरकार ने ये कहा कि भाई एसबीआई के माध्यम से जिसको भी दान देना है किसी राजनीतिक दल को, एसबीआई की 29 शाखाओं में जाए वो बिना अपनी पहचान बताए, वहाँ से जितना भी उसको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, प्रिंटेड इलेक्टोरल बॉन्ड होगा, बिना नाम बताए 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का या 1 करोड़ का वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले और जिस भी राजनीतिक दल को उसको वो चंदा देना है उस राजनीतिक दल का उस पे नाम लिखे और उस राजनीतिक दल को वो दे दे। बैंक उससे ये नहीं पूछेगा कि किस राजनीतिक दल को देने के लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है। इसके अलावा जो कंपनी लॉ था या इनकम टैक्स में भी सुधार किए गए, जिसको इस जो डिसीजन है उसमें भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले को अपने कंपनी जो अकाउंट्स हैं उसमें भी शो करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो किस राजनीतिक दल को दे रहा है। वहाँ पर सिर्फ ये शो करना था कि इस कॉरपोरेट कंपनी ने या इस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं इतने रुपए के, किस राजनीतिक दल को दिए हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको ये भी नहीं बताना था। कंपनी लॉज में सुधार किए गए थे इसको लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड को, और न ही राजनीतिक दल जिसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त होता था उसको ये बताने की आवश्यकता थी कि उसको किस व्यक्ति से, किस संस्था से या किस कॉरपोरेट ग्रुप से ये धन मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो गुप्त रखने की जो बात है ये कहीं ना कहीं संविधान की जो आर्टिकल 19(1)(a लोगों के जानने का अधिकार जो है यानी आरटीआई उसका उल्लंघन है। भाई लोगों को पता तो चले कि कौन व्यक्ति किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रहा है, उसके पीछे उसका वास्तविक राजनीतिक लगाव है, झुकाव है, या वो सरकार से अपने पक्ष में नीतियों को तो नहीं बदलवा रहा है या उससे कोई अवैध लाभ तो नहीं ले रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बॉन्ड से आरटीआई का उल्लंघन होगा, लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा अगर हम इसको गुप्त रखते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट 2017 में किया जो बदलाव है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। जनप्रतिनिधित्व कानून तथा कंपनी एक्ट में 2017 में जो बदलाव हुआ था उसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि राजनीतिक दलों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है चुनाव आयोग को कि उसको पैसा कहाँ से मिला हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो उसको पैसा मिला, या उसको कंपनी एक्ट में भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने किस राजनीतिक दल को ये पैसा दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि एसबीआई को सभी पार्टियों को बताना होगा कि चंदे के रूप में उसको 6 मार्च 2024 तक कितना पैसा मिला है ये सूचना उसको चुनाव आयोग को देनी होगी। और चुनाव आयोग को ये निर्देशित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इस प्रकार जो राजनीतिक दलों से चंदे की जो सूचना है वो अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च 2024 तक ये सारी जानकारियां अपलोड कर दे। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि अभी उनको प्राप्त जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं और जो कैश अभी तक नहीं हुए हैं उनको भी कृपया करके वो
लौटा दें, वापस कर दें, उनको वो कैश न करें। अब इतना जो कड़ा निर्णय लिया, निश्चित रूप से ये इसका प्रभाव आने वाले चुनावी परिदृश्य में पड़ेगा, लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ेगा, और निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के ऊपर यानी भाजपा और गठबंधन दल के ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। अब एक चीज़ और इसमें छूट गई कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड कौन से राजनीतिक दल हासिल कर सकते थे। तो इन बॉन्ड्स को केवल वे ही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हैं। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और स्वागत योग्य है। इससे कहीं ना कहीं चुनावी चंदे के रूप में जो धनराशि राजनीतिक दलों को मिल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, और जिसको गुप्त रखने की व्यवस्था की गई थी कि कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा था कागज पर। जनता को जानने का हक है लोकतंत्र में कि कौन पैसा दे रहा है और कौन पैसा प्राप्त कर रहा है और कितना पैसा प्राप्त कर रहा है। सिर्फ गुप्त व्यवस्था के आधार पर इसको नहीं रखा जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो छोटे दानदाता हैं, जो अपनी राजनीतिक झुकाव की वजह से किसी राजनीतिक दल को चंदा देते हैं, उसका समर्थन किया है, लेकिन साथ ही साथ उसने कहा है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से सत्ता पक्ष को फायदा होगा, और इसी को देखते हुए उसने यह निर्णय लिया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।